नमस्कार। हमने बीएससी सेकेंडरी के सिलेबस के दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं तथा आज हम शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि वर्गीकी का परिचय। ठीक है, टॉपिक है अपना वर्गीकी का परिचय। वर्गीकी का परिचय, ठीक है। तो वर्गीकी की परिचय, वर्गीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, टेक्सो का मतलब होता है वर्ग और नोमी का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, नामकरण। टेक्सो का मतलब होता है वर्ग और नोमी का मतलब होता है नामकरण। तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तथा अगर हम इसके अंदर बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। हम इसकी परिभाषा के बारे में लिख देते हैं कि परिभाषा विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बात करी टेक्सोनोमी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला था आपका टेक्सो यानी वर्गक और नोमी का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, तथा इसके बाद में हमने बात करी थी कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। तथा इसके बाद में हमने परिभाषा लिखी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के वर्गीकरण तथा उनकी पहचान के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका टेक्सोनोमी के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अपना वर्गीकी या टेक्सोनोमी एक ही है। ठीक है, टेक्सोनोमी का इतिहास। टेक्सोनोमी इतिहास, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पूर्व
दिए गए हैं उनके वर्गीकरण की जो पद्धतियां दी गई है उनके बारे में, ठीक है। पूर्व डार्विन वर्गीकरण पद्धतियां, ठीक है, वर्गीकरण पद्धतियां। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम काल के अंदर देखते हैं प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण, ठीक है, प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। तथा द्वितीय काल है के अंदर देखते हैं पुष्पों के अंगों, ठीक है, पुष्पों के अंगों तथा मुख्यतया पुंकेसरों की अंगों तथा पुंकेसरों की संख्या के आधार पर, ठीक है, की संख्या के आधार पर, ठीक है, आधार पर वर्गीकरण। तथा तीसरा है तृतीय काल। तृतीय काल के अंदर हम देखते हैं कि पादप की आकारिकी एवं बंधुता पर आधारित, ठीक है, पादपों की आकारिकी एवं बंधुता पर आधारित वर्गीकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूर्व डार्विन के वर्गीकरण पद्धतियां 3 हैं। तथा इसके बाद में हम देखते हैं पश्च डार्विन की वर्गीकरण पद्धतियां। पश्च डार्विन वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर देखते हैं इसका अपना चौथा पॉइंट है। तो पश्च डार्विन के अंदर देखते हैं पादपों की जातिवृत्त पर आधारित वर्गीकरण, ठीक है, पादपों की जातिवृत्त पर आधारित वर्गीकरण, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि पूर्व डार्विन और अब ये पश्च डार्विन में, यानी कि पश्च डार्विन में जो पहले जिन पद्धतियों का वर्गीकरण किया गया था उसे पूर्व डार्विन कहते हैं। तथा बाद में जिस वर्गीकरण पद्धतियों का बाद में खोज की गई उनके बारे में पश्च डार्विन वर्गीकरण पद्धतियां, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका विकसित पद्धति या विकसित वर्गीकी के अंदर हम देखते हैं कि जॉनरे के द्वारा जो वर्ग यानी कि डिवीजन कर रखा है या इन दोनों भागों में इन्हें बांट रखा है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है शाकीय और दूसरा है काष्ठीय, ठीक है। तो शाकीय पौधों के अंदर देख लेते हैं अपन। कुछ पादप तो ऐसे हैं अपुष्पी का मतलब जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा है पुष्पी पादप, ठीक है। तो पुष्पी पादपों के अंदर हम देखते हैं कि बीजधारी पादप, ठीक है, बीजधारी पादप। इसके अंदर देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पुष्पी पादपों के अंदर दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिसमें बीजों का निर्माण होता है, तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो काष्ठीय यानी कि लकड़ियों
जिनसे हमें लकड़ियां प्राप्त होती है उनके बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि इसको काष्ठीय पादप यानी कि इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। तो ये आपकी विकसित वर्गीकी का टॉपिक है और जॉन रे द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जॉन रे द्वारा वर्गीकरण कब किया? जॉन रे 1628 टू 1705, ठीक है। तो इन्होंने वर्गीकरण या वर्ग डिवीजन इनको दो भागों में बांटा है, शाक तथा काष्ठीय। शाक के अंदर है अपुष्पी और पुष्पी। पुष्पी के अंदर बीजधारी या बीजपत्री कह सकते हैं अपन। तो इसके अंदर है दो भाग, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। तथा काष्ठीय के अंदर भी इसी प्रकार है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक। तो अगला टॉपिक है अपना, इसी के अंदर हम अगला भी देख लेते हैं कि डी कंडोले द्वारा वर्गीकरण या पादप जगत का वर्गीकरण किया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। अगला है डी कंडोले द्वारा वर्गीकरण पादप जगत की पद्धति या वर्गीकरण, ठीक है, पादप जगत वर्गीकरण। तो इसके अंदर डी कंडोले के द्वारा वर्ग वेस्कुलरिस यानी कि संवहन उत्तकों युक्त, ठीक है, संवहन उत्तक जिसके अंदर उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा है इसका वर्ग है सेल्यूलेरिस जिसमें संवहन उत्तकों रहित, ठीक है, रहित और युक्त इन दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहले देखते हैं कि संवहन उत्तकों युक्त वाले के अंदर तो वेस्कुलरिस इन दो वर्गों को इस वर्ग को भी दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। पहला है एक्सोजीनी और एंडोजीनी, ठीक है, एक्सोजीनी और एंडोजीनी। तो एक्सोजीनी के अंदर एक्सोजीनी के वर्ग को फिर उसने दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहला इसके अंदर है डिप्लोक्लेमाइडी, डिप्लोक्लेमाइडी और दूसरा है मोनोक्लेमाइडी, ठीक है, डिप्लोक्लेमाइडी और मोनोक्लेमाइडी। तो डिप्लोक्लेमाइडी को फिर इसने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है थैलेमीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी, और तीसरा है आपका क्लोरोलीफ्लोरी, ठीक है, क्लोरोलीफ्लोरी। तो सबसे पहले इसने एक वर्ग को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, एक्सोजीनी और एंडोजीनी, ठीक है। और फिर इसने एक्सोजीनी को फिर दो भागों में बांटा, डिप्लोक्लेमाइडी और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। और इधर इसने बांटा एंडोजीनी को फिर इसने दो भागों में बांटा। तो ये इसके दो भाग हैं, फेनेरोगेमी तथा क्रिप्टोगेमी, ठीक है, फेनेरोगेमी तथा क्रिप्टोगेमी। तथा इसके बाद में इसने डिप्लोक्लेमाइडी को फिर इसने तीन भागों में बांटा, ठीक है। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। तो तीन भाग इसके ये हैं थैलेमीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी और कोरोलीफ्लोरी, ठीक है। तो ये तो हो गया संवहन उत्तकों युक्त वाले पादप, और अब ये देखना उत्तकों रहित वाले पादप, ठीक है। उत्तकों रहित वाले पादप ये वाला है, ठीक है। तो इसमें है इसके दो वर्ग, इसी भी दो वर्गों में इसने बांट दिया है, ठीक है। पहला है फोलियेसी और एफिली, ठीक है, फोलियेसी और एफिली। तो डी कंडोले के द्वारा पादप जगत को दो वर्गों में बांटा, ठीक है, वेस्कुलरिस और सेल्युलरिस। तो सेल्युलरिस यानी कि संवहन उत्तकों रहित, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा, कौन कौन से भागों में? फोलियेसी और एफिली, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका
पहला पॉइंट है अपना या टॉपिक है वर्गीकी सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी। प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी सिद्धांत, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कार्यात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्यात्मक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्गीकी सिद्धांत, ठीक, या इस सिद्धांत को वर्गीकी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, या वर्गीकी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे वर्गीकी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्गीकी सिद्धांत या इसे कार्यात्मक विज्ञान भी कहते हैं या वर्गीकी सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसके अंदर हुकर एवं बेंथम द्वारा दी गई वर्गीकी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसके वर्गीकी सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है आपका पुष्पीय वर्गीकरण पद्धतियां, ठीक है, पुष्पीय वर्गीकरण पद्धतियां। तो इसका वर्गीकी सिद्धांत का पहला पॉइंट है आपका पुष्पी पादपों में विकासीय प्रवृत्तियां, ठीक है, पुष्पी पादपों में विकासीय पद्धतियां, ठीक है, पद्धतियां। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पादपों के अंदर जो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो क्रम ऊपरी तथा नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। क्या होता है कि इन पादपों के अगर लक्षणों के बारे में हम देखते हैं तो इनके पादपों के लक्षण के अंदर पहला पॉइंट है आपका विकास का क्रम। पुष्पी पादपों के विकास के क्रम की बात कर रहे हैं। विकास का क्रम ऊपरी तथा नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है, ऊपरी तथा नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है। तथा दूसरा पॉइंट है एक ही समय में पौधे के सभी अंगों में विकास समान गति से नहीं होता है। सही बात है कि एक ही समय में पौधे के सभी अंगों का विकास एक साथ नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में विकासीय पद्धतियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तथा अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर हम देखेंगे बहुवर्षीय पादप एक वर्षीय पादपों से आद्य होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुवर्षीय पादप एक वर्षीय पादप से अधिक विकासशील होते हैं, ठीक है।
बहुवर्षी पादप एक वर्षी पादप से या पादपों से आध है, ठीक है, आध यानी कि आधे हैं, ठीक है, या कम विकसित होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, तो इसमें आपने देख लिया कि पुष्पी पादपों की विकासीय पद्धतियों के बारे में। पहला पॉइंट था आपका विकास का क्रम ऊपरी तथा नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था एक ही समय में पौधों के सभी अंगों का विकास नहीं होता, ठीक है। एक ही समय में पौधों के सभी अंगों का विकास नहीं होता है। मान लो कि अगर पहले शाखा आएगी या फिर इससे पहले पत्तियां आएगी, फिर इसके बाद फिर पौधे की वृद्धि होगी तथा इसके बाद में पुष्पों की जो संरचना है वो बनेगी। फिर इसके बाद में पुष्प बनेंगे, पुष्प बनने के बाद फल बनेंगे और फल बनने के बाद में फिर उनके अंदर बीजों का निर्माण होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपना था तीसरा, बहुवर्षीय पादप एक वर्षीय पादपों से आध है यानी कि अधिक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि बहुवर्षीय पादप एक वर्षीय पादप से ज्यादा मजबूत भी होता है तथा इसकी जो वृद्धि करने की जो संरचना, वृद्धि करने की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ एक वर्षीय पादप से अधिक होती है, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट अपना वर्गीकीय वर्गों की संकल्पना, ठीक है। वर्गीकीय समवर्गों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्गीकीय समवर्गों की संकल्पना, ठीक है। तो इसका पॉइंट है जाति, वंश तथा कुल की संकल्पना। ये मेन हेडिंग है आपकी, तो इसके अंदर देख लेना जाति, वंश तथा कुल की संकल्पना। कुल यानी फैमिली, कुल की संकल्पना, ठीक है, संकल्पना। तो इसके अंदर हम देखेंगे आधुनिक पादप वर्गीकी इस परिकल्पना पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस परिकल्पना के आधार पर इस परिकल्पना पर आधारित है। आधुनिक पादप या आधुनिक पादप वर्गीकी इस परिकल्पना पर आधारित है, ठीक है। इसकी जो वर्गीकी है, ये जो वर्गीकी है आधुनिक पादपों की वर्गीकी जो है वो किसके ऊपर आधारित है, जाति, वंश तथा कुल की संकल्पना के आधार पर, ठीक है। तो हम इसके बाद में आगे लिख सकते हैं कि पादपों में परस्पर आनुवंशिक व प्राकृतिक संबंध विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि पादपों में परस्पर आनुवंशिकी तथा आनुवंशिकी व प्राकृतिक संबंध विद्यमान है, ठीक है। विद्यमान किस प्रकार से है देख लेते हैं कि अगर कोई पादप प्रकृति में नया उत्पन्न होता है तो उसके उस वंश या उस आनुवंशिकी या उस जाति के पादप को
वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संबंध विद्यमान है। ठीक है, यानी कि अगर गर्मियों के टाइम के बाद जब बारिश होती है और बारिश के समय अगर कोई प्लांट किसी अन्य स्थान से या हवा के द्वारा या किसी पक्षी के द्वारा उसके साथ चिपक कर किसी अन्य स्थान पर आ जाता है, और आ जाने के बाद में जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में जब उस पादप का विकास होता है या वो उस स्थान पर उग जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका प्राकृतिक संबंध विद्यमान हो सकता है, क्योंकि उसे किसी अन्य स्थान से उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसका पाया जाना या उस वातावरण के अनुसार उसको ढालना। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक पादप वर्ग की इस परिकल्पना पर आधारित है कि पादपों में परस्पर आनुवंशिकी व प्राकृतिक संबंध विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना जाति की परिकल्पना। ठीक है, जाति की परिकल्पना, जाति की परिकल्पना या कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यद्यपि यानी कि हमारे पूर्वजों को पादपों के पूर्व ज्ञान तो होते ही थे, और लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? लीनियस को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? लीनियस को जाता है। तो हम लिख सकते हैं उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर पादप जातियां या जातियों का ज्ञान मनुष्य को आदि काल से है। ठीक है, मनुष्य को आदि काल से है या रहा है। ठीक है, तो जाति की परिकल्पना के अंदर देखते हैं कि उपयोगिता के आधार पर पादप जातियों का ज्ञान मनुष्य को आदिकाल से ही है, लेकिन इसका जो मुख्य श्रेय होता है, किंतु इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है? केरोलस लीनियस को। ठीक है, केरोलस लीनियस को जाता है। यह एक प्रकार से डेफिनेशन भी मानी जाती है। उपयोगिता के आधार पर पादपों उपयोगिता के आधार पर पादप जातियों का ज्ञान मनुष्य को आदिकाल से ही रहा है, किंतु इसका मुख्य जो श्रेय होता है वो किसको गया है? केरोलस लीनियस को। केरोलस लीनियस 1738 to 1774। ठीक है, 1774। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जाति की प्रचलित परिभाषाएं। ठीक है, जाति की प्रचलित परिभाषाएं। अगला पॉइंट है अपना जाति की प्रचलित परिभाषाएं। तो हम लिख सकते हैं कि पादपों का ऐसा समूह जो बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी में समान तथा परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से प्रजनन करता हो, जाति कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पादपों का एक या
पादपों का ऐसा समूह जो बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी में समान तथा परस्पर जननक्षम आकारिकी में समान तथा परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से जनन या प्रजनन, ठीक है, जनन या प्रजनन करता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे जाति कहते हैं, ठीक है, जाति। ठीक है, तो ये आपने परिभाषा लिख ली कि जाति की प्रचलित परिभाषा कौन सी है। तो पादपों का ऐसा समूह जो बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी में समान तथा परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से जनन या प्रजनन करता हो उसे जाति कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, तो आज हमने बात करी थी चैप्टर फर्स्ट के अंदर वर्गीकी या टेक्सोनोमी के परिचय के बारे में। तो वर्गीकी को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, टेक्सो और नोमी, ठीक है। टेक्सोनोमी फिर से रिपीट करवा रहा हूँ जल्दी, ठीक है। टेक्सो यानी कि वर्ग और नोमी का मतलब होता है नामकरण, ठीक है, नामकरण, ठीक है। और इसके बाद में हमने परिभाषा लिखी थी, परिभाषा के अंदर भी हमने लिखवा दिया था। फिर इसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि टेक्सोनोमी का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हमने देखा, ठीक है। और इसके बाद में हमने डार्विन की पूर्व पद्धति और पक्ष पद्धतियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि विकसित वर्गीकी के अंदर देखा कि जॉन रे के द्वारा जो पादपों का वर्गीकरण या वर्गों को भागों में, कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। 2 भागों के अंदर कौन कौन से थे? पहला तो शाक था और दूसरा काष्ठी है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि डी कंडोले के द्वारा पादप जगत को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, या 2 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पहला था वेस्कुलरिस और दूसरा था सेल्युलरिस, ठीक है। तथा इसके बाद में था आपका वर्गीकी के सिद्धांत। वर्गीकी के सिद्धांत के अंदर हमने देखा कि वर्गीकी सिद्धांतों को हम क्या कह सकते हैं कि कार्यात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं या कारिकी विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि पुष्पीय पादपों में विकास की प्रवृत्तियां, पुष्पीय पादपों में विकास की प्रवृत्तियां मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद में हमने पढ़ा कि वर्गीकी संवर्गों की संकल्पना, इसमें देखा था कि जाति, वंश तथा कुल की संकल्पना। और इसके बाद में हमने देखा कि जाति की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा जाति की प्रचलित परिभाषाएं। या जाति की प्रचलित परिभाषा के अंदर मैंने एक परिभाषा आपको लिखवा दी है, सारी इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट परिभाषा थी वो मैंने लिखवा दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं
आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।